नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्टडी फॉर गोल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मेरा मैथ प्रैक्टिस का 5वां क्लास है और मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं 20 संभावित प्रश्नों के साथ, जिसका आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा इंक्लूड किए जाते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जो भी प्रश्न है वो मीडियम लेवल का है, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, वो चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन है कि टाइम मैनेजमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कम से कम समय में, सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना अभ्यास का ये क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि हर दिन 9:15 में स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो जो है स्टडी फॉर गोल्स पे आता है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो, जो हर दिन 9:15 PM में अवेलेबल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का अभ्यास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यदि PQ पर कोई बिंदु R इस प्रकार स्थित है कि PR रेशियो QR इक्वल टू 3:5 है ना, 3:5। तो और दिया गया है कि QR का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या होगी, है ना। तो BC की लंबाई क्या होगी वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए ना हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रफ डायग्राम हो गया। मान लीजिए कि ये ABC त्रिभुज है। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Q है। ठीक है, ये Q है, और ये दोनों की मिलाने वाली जो रेखा है वो PQ हो गई, और इसके बीच में कोई R पॉइंट है, इधर पे R पॉइंट है, और PR और PQ का रेशियो दिया हुआ है। PR और RQ का रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी कि PR अगर 3 यूनिट है तो QR कितना है, ये 5 यूनिट है। ठीक है, तो अगर एक थ्योरम होता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और उसके आमने सामने की भुजा को मिलाने वाली, मतलब कि दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कोई है, तो क्या होता है कि PQ जो है वो तो पहला है कि पैरेलल होगा BC का। ठीक है, ये थ्योरम होता है, और PQ जो है वो कितना होगा, हाफ ऑफ BC होगा, या फिर बोल सकते हैं BC जो होगा वो 2PQ होगा। 2PQ मतलब PQ के डबल होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो PQ का टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है, PQ का लंबाई है 5 और 3 8 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 यूनिट। ठीक है, BC कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मध्य बिंदु थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को, तो ये 16 यूनिट हो गया। अब हम लोग को क्या देखे रखा है कि QR का जो है वो कितना है, QR है 20 सेंटीमीटर, और हमारे क्वेश्चन में कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग को BC निकालना है तो BC कितना हो जाएगा, 16 × 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 64 आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरम है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इस तरह से है, √10 + 2 √21। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देना, इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको इसको इस तरह से ब्रेक करना है ना, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि इसको जोड़ने के बाद 10 आए
और गुना करने के बाद जो है वो 21 आए। ठीक है, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे 10 आए और ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए। तो वैसा नंबर कौन सा होगा? वो 7 और 3। ठीक है ना। और अगर ये 7 और 3 में ब्रेक हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा? √7 प्लस √3। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में प्लस देंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बीच में माइनस देंगे। तो हमारा आंसर डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। देखते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं √7 प्लस √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक शहर में 40% पुरुष विवाहित है और 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? ठीक है, कि मान लीजिए जाए कि अगर 40% पुरुष विवाहित है और 25% महिलाएं विवाहित है, तो जो भी पुरुष है वो तो एक ही महिला से ना शादी किया है। तो यहाँ से हम लोग जनसंख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैन कितने परसेंट मैन है? 40% मैन विवाहित है। तो और वीमेन कितने प्रतिशत विवाहित है? 25% विवाहित है ना। तो यहाँ से हम लोग एक परसेंटेज से परसेंटेज को हटा सकते हैं। ठीक है, और मैन बाय वीमेन ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25/40। इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 40, है ना। मतलब मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 5/8। ठीक है ना। अब बोला गया है कि 40% जो पुरुष है वो विवाहित है, तो 5 मैन है, 5 मैन का 40% कितना होगा? 40/100 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना होगा? 4 × 5 = 20, है ना। 2 आएगा, है ना। 5 2 दूनी और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 आएगा। आने की क्या है कि 2 पुरुष जो है विवाहित है, तो 2 पुरुष अगर विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित होगी, है कि नहीं। क्योंकि जो पुरुष है वो किससे शादी कर रहा है? महिला से शादी कर रहा है। और ये भी बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक बार से अधिक शादी नहीं करता है। तो 4 विवाहित है कितना में से? टोटल कितना जनसंख्या है? 8 + 3 पुरुष और महिला तुम दोनों मिला के 13। तो 13 और गुना 100। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30.8%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। ठीक है, दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3616 है। यदि वह केवल 20% की छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? तो इसको हम लोग समझते हैं पहले कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मान ली जाए कि ये 2 छूट देता है ना। हमारा ये है, ये कॉस्ट प्राइस पे है, या फिर छूट हम लोग देते हैं मार्क प्राइस पे। ठीक है ना, ये मार्क प्राइस है। यहाँ पे हम लोग छूट दिए, ठीक है, एक बार कितना का? 20% का छूट दिए। ठीक है ना, यहाँ पे 20% का छूट दिए और फिर हम लोग 20% का छूट दिए, फिर 20% का छूट दिए, और इसको कितना में बेचे हैं? सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 3616 रुपया, है ना। तो हम लोग को ये वो पूछा जा रहा है कि अगर ये जो 20% का डिस्काउंट दिए हैं इसको अगर नहीं देते तो सामान को हम लोग कितने में बेचते, तो विक्रय मूल्य क्या होता? ठीक है ना। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5, है ना। 1/5 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। अगर हम लोग 20% का छूट दिए हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 उसका प्राइस था तो उसको हम लोग 20%, 5 का 20% मतलब कि ये 4 में दिए हैं, है ना। ये इसको हम लोग 4 में दिए हैं। ठीक है, और ये 4 का ही वैल्यू दिया हुआ है 3616 रुपया। 4 का वैल्यू दिया हुआ है 3616। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 चौका 16, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 904। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 × 904, है ना। तो ये 5 चौका 20 और 9 × 5 = 45, 4520। अगर हम लोग उसको 20% का छूट नहीं देते तो कितना में बेचते हम लोग? 4520 रुपया में। तो ये 4520 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल S4G Study for Goals पे हमको संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को करते हैं।
यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं, क्वेश्चन में 3 है ना। क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है ना, तथा 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 3 पे पावर y प्लस 1 इक्वल टू 5 है, तो हम लोग को बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, है ना, x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाए ना तो हमारा पूरा एग्ज़ाम का टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग ना ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लाना है, हम लोग को 17 लाना है, तो x और y का पावर क्या होना चाहिए कि ये 17 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8 प्लस 9 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, है ना। तो 2 पे पावर अगर 3 रखते हैं और 3 पे पावर 2 रखते हैं तो ये 17 आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं और y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा और 3 पे पावर 2 9 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग ऑप्शन से कीजिए। हमेशा जो है आप इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं लगिए, आपका बहुत समय बर्बाद होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पे पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और यहाँ 3 पे पावर 3 ये कितना होता है, 27 होता है। 32 माइनस 27 ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 5 बार टकराता है और दूसरा पेंडुलम 4 सेकंड में 7 बार टकराता है, ठीक है। यदि दोनों पेंडुलम एक ही समय पर में आघात करना शुरू करता है, एक ही समय में आघात करना शुरू करता है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते हैं, कितने स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते हैं। इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों पेंडुलम जब एक बार टकराएगा ना तो वो स्पष्ट प्रहार नहीं हुआ, दोनों जब अलग अलग बार टकरा रहा है तो उसे हम लोग स्पष्ट प्रहार बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हर 3 सेकंड में जो है 3 सेकंड में जो है वो पहला पेंडुलम जो है वो 5 टाइम्स टकरा रहा है, तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो ये 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड, तो 20 से दोनों साइड गुना कर देते हैं, तो ये कितना बार टकराएगा 60 सेकंड में, 60 सेकंड में टकराएगा 100 बार, है ना। और दूसरा पेंडुलम जो है वो 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में 7 बार टकरा रहा है कि नहीं, 7 बार टकरा रहा है। तो अगर हम लोग इसको 4 सेकंड में 7 बार, तो 60 सेकंड में कितना, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं इसमें 15 से गुना कर देते हैं, है ना। दोनों साइड हम लोग 15 से, तो 15 सत्ती 105 बार, मतलब कि ये 60 सेकंड में, ये 60 सेकंड में, ये कितना बार टकरा रहा है, दोनों 205 बार टकरा रहा है ना। 205 बार टकरा रहा है। लेकिन हम लोग को ये स्पष्ट प्रहार सुनना है ना, तो जो दोनों एक साथ टकरा रहा है उसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, है ना, कि दोनों एक साथ कब टकराते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, मतलब कि 12 सेकंड में जो है वो दोनों एक साथ टकराएंगे, है ना। तो मतलब कि पहले बार 0 सेकंड में, फिर 12, 24, 36, 48 और 60, है ना। तो कितना हुआ, ये 3 और 3 6, मतलब 6 बार ऐसा होगा कि वो एक साथ टकराएंगे, तो उसको हम लोग ना स्पष्ट प्रहार में नहीं काउंट करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग ये जो है वो 6 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 199, ये 199 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर -4 इक्वल टू 47 ये दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा क्या गया है कि 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी वीडियो में करवा चुका हूँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, है ना, इक्वल टू 47। तो हम लोग जानते हैं अगर x पे पावर 4 से x पे पावर 2 आना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाना है, तो क्या करते हैं हम लोग 47 में 2 जोड़ते हैं और रूट लगा देते हैं,
है ना। 47 में 2 जोड़ते हैं तो वो 49 हो जाएगा और इसमें रूट चढ़ा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। और इससे अगर फिर से x में आना है तो क्या करते हैं, फिर हम लोग 7 में है 2 जोड़ते हैं और उसमें रूट लगा देते हैं। तो 7 में से 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 9 और 9 में रूट लगा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तब जाके। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x² प्लस 1 इक्वल टू 3x आ गया, है ना। अगर हम लोग इसको इधर ले आते हैं, x² माइनस 3x इक्वल टू -1, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर x का कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू -1। या फिर तो चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, है ना। इसका काम अभी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग को मान किसका निकालना है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये 4x² हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, 2x है और ये 3 है b, है ना। तो ये हो जाएगा 12x, है ना। और ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ से अगर हम लोग इसमें 4 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x² माइनस 3x का वैल्यू कितना है, -1। अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं x² माइनस 3x का तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 750 प्लस 5 रूट अंडर 750 प्लस 5 रूट अंडर 750 प्लस 5, इस तरह से डॉट डॉट चलता ही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 750 है ना, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 750 आए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो 5 हो, ठीक है ना। तो 750 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आए और उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आए, 750 आए। तो ऐसा दो नंबर क्या है, ये 30 और ये 25 है। 25 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, ये 5 का है। और अगर ये इस तरह से स्प्लिट करने के बाद अगर ये बीच में प्लस प्लस का साइन है तो बड़े वाले नंबर जो हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर बीच में माइनस माइनस साइन है तो छोटे वाले नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी इक्वल टू 10 और ab इक्वल टू 24 है। तो a³ प्लस b³, है ना। तो हम लोग को यहाँ फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम लोग को सोचना है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने के बाद 10 आए और उसको आपस में गुना करने के बाद 24 आए, ठीक है। तो वैसी एक ही संख्या है। अगर मान लीजिए 6 और 4 को हम लोग लें, a की जगह पे 6 रखें और b की जगह पे 4 रखें, तो 6 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 10 आता है और 6 और 4 को आपस में गुना करते हैं तो ये 24 आता है, ठीक है। तो a की जगह पे 6 होगा और b की जगह पे 4 होगा। तो 6 का क्यूब करना है हम लोग को प्लस 4 का क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 280, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 49 पे पावर 15 माइनस 1। दोस्तों अगर आप मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के बनाने के लिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है बता रखा है उस वीडियो में, ठीक है। तो इसको देखो, अगर मान लीजिए कि a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m, है ना, a टू द पावर n और b टू द पावर n, b टू द पावर n कोई है, इस तरह से कोई है। तो अगर n जो है वो ऑड है,
ऑड नंबर है ना, n जो है क्या है, ऑड है। तो इसका जो क्या फैक्टर हो सकता था, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी फैक्टर हो सकता था अगर n ऑड है तो यहाँ पे फैक्टर क्या होगा इसका, a माइनस बी। तो ये 49 माइनस 1 48 एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 48 नहीं है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर और बाहर ये 15, ठीक है, माइनस 1। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 49 हो गया ना, सॉरी इसको 49 नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 7 पे पावर 30 माइनस 1। अब देखो, अब जो पावर है वो क्या है, ऑड आ गया। तो ऑड आने सॉरी इवन आ गया तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर हैं। मतलब फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1। तो ये 8 आएगा और एक 6 आएगा। 8 6 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 क्यूब इंटू 10 माइनस 1 पे पावर 10, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है, ये हो जाता है 343, ठीक है। 343 पे पावर 10 माइनस 1 पे पावर 10। अब क्या है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n पे के फॉर्म में आ गया, और n क्या है, इवन है, n इवन है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 343 प्लस 1 और 343 माइनस 1, है ना। तो एक फैक्टर क्या आएगा, 344 आएगा, और एक फैक्टर और क्या आएगा, 342 आएगा, ठीक है। तो 344 को हम लोग लिख सकते हैं, 344 को हम लोग लिख सकते हैं 86 इंटू 4, है ना, 86 इंटू 4। और इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 19। देखो 18 गुना 18 होता है 324, 18 गुना 19 जो होता है वो 324 प्लस 24 हो जाएगा, तो ये 342 हो जाएगा। सॉरी 324 प्लस 18 जो हो जाएगा वो 342 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि ये 86 भी है इसमें, और 18 भी है, और 19 भी है ना। तो 86 और 19 जो है दोनों से इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है ना। एक क्वेश्चन में यहाँ पे गलत लिखा गया है, एम नहीं है, ये राम है, ठीक है ना, राम नाम है। राम बादाम जो को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। वह 3.78 किलोग्राम बादाम में से कितना बादाम देता है ना। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा इसमें। टेक्निकल टीम के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सी हो गई है यहाँ पे। 3.70 किलोग्राम में कितना बादाम देता है ना। अगर 3.78 किलोग्राम तोलता है तो कितना बादाम ओरिजिनल में देता है ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो मान लीजिए कि 100 दाम है, तो उसमें प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, 120%। और प्रॉफिट वो कैसे कमा रहा है, गलत वजन करके कमा रहा है ना। मान लीजिए कि ये 120 में वो 3.78 किलोग्राम बादाम दे रहा है, तो 100 में कितना देगा, वो ग्राम में पूछा गया हम लोग को। ये सब ग्राम में दिया गया है, ठीक है, ये सब ग्राम में दिया गया है। तो इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 1000 से गुना करके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3780, ठीक है, इतना ग्राम। तो 120 में से इतना ग्राम देता है, तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे अगर हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा भाग देने के बाद 31.5, ठीक है ना। तो इतना देता है 120 में, तो 100 में कितना देगा, 100 से जस्ट इसको गुना कर देंगे, 100 से इसको जस्ट गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3150। यानी कि वो तोलता अगर 3780 अगर तोलता है ना, तो 3780 अगर ग्राम तोलता है, तो एक्चुअल में कितना बादाम देता है, वो 3150 ही देता है ना, 3150 ग्राम ही बादाम देता है, ठीक है। ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक सीरीज़ है, x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1
बाय 1 और फिर कितने बार है, 1 2 3 4, ये इस तरह से क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, ये जो नंबर है इसको हम लोग यहाँ इस तरह से लिखते हैं 1 2, और जितने प्लस है ना उतने बार हम लोग यहाँ पर ऊपर में डॉट बनाते हैं, ठीक है, डॉट बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं, 2 + 1, इसको जोड़ें, 2 + 1 3, अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 + 2 5, अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, ये बटे ये, है ना, 13/8, ठीक है। लेकिन हम लोग को x का वैल्यू नहीं निकालने बोला गया है, हम लोग को पूछा गया है कि ये 2x + 7/4 क्या होगा, है ना, 2x + 7/4, तो 2x 2 × 13/8 + 7/4, तो ये 2 से ये 4 बार में चला गया, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 20 + 4 जो कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, आप इसी टेक्निक से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त्य, है ना, लघुत्तम समापवर्त्य LCM जो है क्रमशः 3 और 8 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि HCF दिया हुआ है 3 ना, तो हम लोग संख्या मानते हैं क्या, 3x और 3y, है ना, ये दो संख्याएं मान लिए। संख्या क्या है, 3x और 3y। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर हमारा दिया हुआ है 15, है ना। अगर 3 कॉमन करें तो ये कट जाएगा, तो x - y = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याएं दी हो और HCF और LCM दिया हुआ है, तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये HCF हमारा कितना दिया हुआ है 3 और ये 108, 1 3 से 1 3 चला गया, और ये 3 से 36 बार में ये चला जाएगा, तो x × y = कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो 5 हो और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 36 हो। तो वैसी संख्या कौन होगी, वो होगी 9 और 4, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 9 में से 5 घटाएं, 9 में से 4 घटाएं तो 5 आएगा, और 9 में से 4 को गुना करें, 9 × 4 को गुना करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, है ना। और 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये 5 आएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। और हम लोग क्या संख्याओं को क्या मान के रखे हैं, 3x और 3y। तो संख्याएँ मेरी क्या हो जाएगी, 3x मानी कि 27, 9 × 27, और ये 4 × 12। लेकिन हम लोग को संख्या नहीं पूछा गया है, संख्या का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का डिफरेंस पूछा गया है। तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/12 - 1/27, है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो इसका LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 108, ये 108 आ जाएगा। और 12 से 12 9 78, 9 - 27 से 4 में 4, तो ये 5/108 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे 8 कर लेते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जहाँ भी दिखाई दे आप इसी मेथड से सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P और Q की I जो है वो 4:7 के अनुपात में है, तथा इनके व्यय जो हैं वो 3:7 में है। यदि P 10,000 बचाता है और Q 7,000 बचाता है तो P की I क्या होगी, तो P की I क्या होगी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना दोनों का, किसका, P और Q, है ना, इसका I का अनुपात, I यानी कि इनकम लिख रहे हैं, और व्यय के अनुपात एक्सपेंडिचर, है ना, और यहाँ पे हम लोग इसका सेविंग लिख लेते हैं, ठीक है। देखो P कितना बचाता है, मान लीजिए कि ये
4x कमाता है, 4:7 ना, 4x कमाता है, और ये कितना कमाता है, 4x कमाता है, और ये 7x कमाता है। ये इनकम का रेशियो हो गया, है ना। और व्यय कितना करता है, ये 3x करता है, 3y करता है मान लिए, और ये 7y करता है। तो जो S होता है वो क्या, सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम कितना है इसका, 4x माइनस 3y, ठीक है। और इसका इनकम कितना है, 7x माइनस 7y, 7x माइनस 7y, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना बचा, कितना रहा है, ये बचा रहा है 10,000 p, है ना। ये कितना बचा रहा है, 10,000 बचा रहा है, और ये कितना बचा रहा है, 7,000 बचा रहा है ना। अगर ये 7 हम लोग कैंसिल कर दें तो ये 1000 आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, 4x माइनस 3y इक्वल टू 10,000, ये इक्वेशन 1 है, इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब 7 से ये चला गया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1000, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने मर्जी से 3 से गुना करते हैं और दोनों इक्वेशन को जो है वो घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 4x माइनस 3x, तो ये x आ गया, और ये माइनस 3y, ये प्लस 3y हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 7,000, 10,000 में 3,000 घटाएंगे तो ये 7,000 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 7,000। और हम लोग p का इनकम को क्या मान के रखे हैं, 4x, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 7,000 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 28,000, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको एक बार और आप लोग खुद से समझिए। P और Q का जो है I का अनुपात दिया हुआ था कितना, 4:7। तो हम लोग P का I को मान लिए 4x और Q का I को मान लिए 7x, ठीक है। और उसके व्यय के अनुपात माने कि एक्सपेंडिचर का अनुपात जो दिया हुआ है 3:7। तो P का जो खर्चा है उसको हम लोग 3y मान लिए और Q का जो खर्चा है उसको 7y मान लिए, और दोनों का सेविंग दे रखा है। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, दोनों को घटाएंगे तो ये सेविंग आएगा। इसका भी Q क्या, 7x इनकम है और एक्सपेंडिचर है 7y, तो दोनों को घटाएंगे तो 7,000। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आएगा, 7,000। हाँ, तो हम लोग से पूछा गया है कि P कितना कमा रहा है, तो P कितना कमा रहा है, 4x कमा रहा है, तो 4x का वैल्यू आ गया 28,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि, समान लिखा हुआ है, समाज नहीं है ये, समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि SI जो होता है ना, SI और CI, SI जो होता है वो हर साल के लिए सेम होता है, लेकिन CI जो है वो हर साल के लिए सेम नहीं होता है। SI में क्या होता है कि केवल जो है ना प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, लेकिन CI में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो अगर 2 साल के लिए ये साधारण ब्याज 400 दिया हुआ है तो पहला साल के लिए 200 होगा और दूसरा साल के लिए 200 होगा, ठीक है, साधारण ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। पहला साल के लिए SI और CI जो है वो बराबर होता है, ये 200 है तो ये 200 होगा। लेकिन अगला साल जो है वो अगर 2 साल के 408 है तो ये दूसरा साल के लिए जो CI होगा वो 208 होगा, है ना। और ये जो 8 रुपया ब्याज लगा है ना, वो किस पे लगा है, वो इंटरेस्ट पे लगा है ना। 200 पे जो है, 200 जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जो ब्याज लगा है वो 8 रुपया है, ठीक है। तो 8 रुपया, तो हम लोग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 8/200 गुना 100, इस तरह से। तो ये 100 से 2 ये कट गया और 2 से ये 4, तो ये 4% हम लोग के पास इंटरेस्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 10 आदमी और 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है। तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां
उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि 10 मैन है वो इक्वल है किसके, 20 वीमेन के, है ना। तो एक मैन किसके बराबर होगा, 2 वीमेन के, है ना। अब देखो 24 आदमी, 24 मैन प्लस 17 वीमेन, ये कितना हो गया, 24 आदमी इक्वल टू 48 वीमेन प्लस 17 वीमेन, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 65 वीमेन, 65 वीमेन, है ना। तो पहले क्या है कि पहले जो है मान लीजिए कि 20 वीमेन 13 दिन में कितना काम कर रही थी, जितना काम कर रही थी उसका दुगुना काम कितना दिन में करेगा, ये 65 वीमेन। तो 65 वीमेन मान लीजिए कि ये x दिन में करती है, तो ये 13 से ये 5 बार में कट गया, ये 5 से ये 4 बार में कट गया, और 4 दूनी 8, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है दोगुना काम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रीम और बोट वाले चैप्टर से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल चलने पर 5 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, धारा के प्रतिकूल, है ना, धारा के प्रतिकूल जो है वो अगर मान लीजिए अपस्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, ये x माइनस वाई, है ना। x क्या है, ये नाव की चाल है, और y क्या है, वो है नदी की धारा की चाल, है ना, धारा की चाल x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के अनुकूल चलना, है ना, धारा के अनुकूल चलना। तो इस केस में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग को अनुपात निकालना हो d और u का, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। और यहीं पे अगर नाव की चाल और धारा की चाल के अनुपात हम लोग को निकालना हो तो वो कितना हो जाता है, d प्लस यू बटे d माइनस यू, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम का रेशियो दिया हुआ है ना, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या, अपस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम, और धारा के अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम। तो d बटे यू कितना दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है पहले, तो ये कितना दिया हुआ है, ये 5 घंटा दिया हुआ है, और अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल में कितना दिया हुआ, 5 घंटे 45 मिनट। तो 5 घंटे 45 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 3 बटे 4, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पचे 20 और 3 23 बटे 4, है ना। तो यहाँ पे 23 बटे 4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 बटे 23। ये तो टाइम का रेशियो है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, स्पीड का रेशियो चाहिए। स्पीड का रेशियो टाइम से जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ड्यू बाई यू क्या हो जाएगा, 23 बटे 20, है ना। ये स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, ये हो गया गति के बीच का अनुपात। लेकिन हम लोग को डी बाई यू नहीं पूछा गया, हम लोग को क्या पूछा गया है, एक्स बटे वाई, है ना, मतलब कि नाव की चाल और धारा की चाल, है ना, वो दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो एक्स बाई वाई क्या होता है, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई डी माइनस यू। ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 20 43, है ना, d प्लस यू 43 हो गया, और d माइनस यू कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20 3। तो हमारा इसके बीच का रेशियो कितना आ गया, 43:3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप रिवाइंड करके देखें इसको, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस भाषा में थोड़ा सा फंसाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 50% की एकल छूट और 42% और 8% की 2 क्रमिक छूट, छूट नहीं है छूट है, छूट के बराबर एक एकल छूट के बीच अंतर क्या है जो 3000 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधी ये पूछा है कि अगर हम लोग 50% का छूट देते हैं और 42% और 8% 2 क्रमागत छूट देते हैं, तो वो दोनों के छूट के बीच में
अंतर कितना प्रतिशत का होगा, मतलब कितना, अगर 3,000 रुपया खरीदारी है तो उसमें कितना छूट दिया जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों छूट के बीच में अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अंतर कितना होगा, तो 50% का जो छूट है ना, माइनस 42% और 8% का दो क्रमागत छूट दिया गया है। तो यह सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि ये होगा 42 + 8 माइनस 42 गुना 8 बटे 100, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो ये दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 50 और ये 50, ये दोनों कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.36%, है ना। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 3.36% का अंतर हो गया, है ना। तो 3.36% का अंतर हो गया, तो 3,000 में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 3,000 का 3.36%, है ना। ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज से ये 2 जीरो को काट देते हैं और 30 को अगर इसको गुना करते हैं तो 6 तिया 18, 1 0 और 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 तिहाई 9 और 1 10, है ना। 2 अंक के बाद 0, 2 अंक के बाद 0, तो ये आ जाएगा 100 और 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। यदि उसकी लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोटाई होती क्या है। ठीक है, मान ली जाए कि ये कोई बेलन है, खोखला बेलन, है ना। रफ डायग्राम बनाने का कोशिश किए हैं, आप लोग इसी में से समझ जाइएगा। ठीक है, एक साइड हम लोग अगर ले लेंगे तो दोनों साइड का समझ जाएंगे। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, और अंदर का त्रिज्या जो है ये इधर कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर है, तो ये जो इसका मोटाई होता है ना, वो r - r होता है, मतलब कि बाहरी त्रिज्या माइनस ये हो गया इसका थिकनेस। ठीक है, थिकनेस, ठीक है, ये r - r होता है। हम लोग जानते हैं इसका लेंथ कितना देख के रखा है, 1.4 मीटर, है ना। 1.4 मीटर अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 140 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि सारा यूनिट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका खोखला बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंदर का त्रिज्या का स्क्वायर इंटू h, है ना। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 7480, है ना। तो पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। अब बाहरी त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये r² हो गया, और h का वैल्यू दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, और ये हो गया 7480, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 7 से ये 2 बार में चला गया, ठीक है, और ये 0 से ये 0 चला गया, और ये 22 दूनी 22 से देखते हैं 22 से कितने बार में जा रहा है, 22 तिया 66 और 22 चौका 88, है ना। 22 तिया 66 बचा कितना 88, 22 चौका 88, ठीक है, 34 बार में, और ये 2 से ये कट गया कितने बार में, 17 बार में। तो इधर मेरा बच गया 9 का स्क्वायर 81 माइनस r² इक्वल टू 17। तो r² का वैल्यू हो जाएगा 81 माइनस 17 जो कि 64 आता है। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू कितना निकाल लिए, r का वैल्यू निकल जाएगा 8, है ना, r का वैल्यू 8। और थिकनेस इसका क्या होता है, बड़ा r माइनस छोटा r, मतलब बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर, r माइनस r कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, इसका मोटाई कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत बहुआ टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करें। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आंसर जो है आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग S4G स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम चैनल में अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।